बीबीसी दुनिया में देखिए, कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन को लेकर क्यों भारत पर टिकी निगाहें। पूरी दुनिया को है कोरोना वायरस से बचाने वाले टीके का इंतजार। कवर स्टोरी में खास रिपोर्ट बताएंगे टीका तैयार करने की रेस में कहां खड़ा है भारत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में वैक्सीन की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट हुआ और बेहतर, अब 29% के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 16,540 लोगों ने दी बीमारी को मात, लेकिन कुल मरीजों की संख्या 56,000 से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 38 लाख के पार, करीब 2,70,000 की मौत। अमेरिका में महामारी के चलते साल 1930 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी दर। WHO ने कहा, वायरस कहां से आया ये पता करने में लग सकता है 1 साल। महामारी के साथ आई नफरत की सुनामी भी। विदेशियों और मुसलमानों पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह। महासचिव गुटेरेश ने डॉक्टर, पत्रकार और मदद में लगे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने पर जताई चिंता। कहा, सोच बदलने की हो पुरजोर कोशिश। दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर मित्र देशों के गठबंधन की जीत के 75 साल। कोरोना वायरस की वजह से पूरे यूरोप में तामझाम की जगह सांकेतिक कार्यक्रमों पर रहा जोर। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पूरी दुनिया को इस वक्त एक चीज का पूरी शिद्दत से इंतजार है और वो है कोरोना संक्रमण पर काबू करने वाली वैक्सीन। कई देशों में ट्रायल चल रहे हैं। इस बीच उम्मीद की निगाहें भारत पर भी टिकी हैं, लेकिन क्यों? जवाब कवर स्टोरी में। कवर स्टोरी के पहले भारत में कोरोना संक्रमण का अपडेट। भारत में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर 56,000 के पार हो गए हैं, लेकिन इस बीच कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 216 जिलों में अब तक कोरोना संक्रमण का कोई केस नहीं मिला है। रिकवरी रेट यानी बीमारों के ठीक होने की दर बढ़कर 29.36% हो गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में फंसे मजदूर, छात्रों और पर्यटकों के लिए विशेष बस और ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी गई है। इस बीच आज तड़के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी के चपेट में आकर 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। रेलवे के मुताबिक ये लोग पटरी पर ही सो रहे थे और मनमाड़ की तरफ जा रही मालगाड़ी इनके ऊपर से गुजर गई। पुलिस के मुताबिक ये मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे और थककर पटरी पर ही सो गए थे। और अब बात वैक्सीन की। दुनिया भर में कोविड-19 का वैक्सीन बनाने की तैयारी जोरों पर है। इसे लेकर ब्रिटेन में ट्रायल चल रहा है, तो इजराइल और इटली ने दावा भी किया है कि उन्हें वैक्सीन बनाने में सफलता मिल गई है। पर तैयारी में भारत कहां खड़ा है, जो खुद दुनिया में वैक्सीन और दवा बनाने वाले सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है? दिल्ली से बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य की रिपोर्ट। पुणे के इस विशाल प्लांट में उस चीज पर काम शुरू करने की तैयारी है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। दुनिया में सबसे ज्यादा टीके बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वायरस की वैक्सीन के उत्पाद में भी बड़ी भूमिका निभाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने वैक्सीन विकसित कर रही अमेरिकी कंपनी कोडाजेनिक्स के साथ करार किया है। बहुत सारे लोग ऐसे 100 कंपनीज वैक्सीन बनाते हैं और डेवलप करते हैं, मगर सिर्फ दुनिया में 4 या 5 कंपनीज जैसे हमारी है इंडिया में और 2-3 और 100 इंडिया में ऐसे वैक्सीन कंपनी है जो बना सकते हैं, और वो भी सस्ते प्राइस में, लो प्राइस में बनाने की कंपनीज बहुत ही कम है। पूरी दुनिया की वैक्सीन की खपत का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियां पूरा करती हैं। हाल के सालों में बाजार में आई सस्ती रोटा वायरस वैक्सीन इसी का उदाहरण है। ये टीका बच्चों में दस्त होने से रोकता है, जिससे हर साल हजारों जानें बचती हैं। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में विकसित की गई इस वैक्सीन को भारतीय कंपनी भारत बायोटेक बनाती है। भारत के लिए बड़े पैमाने पर सस्ती वैक्सीन बनाना बेहद ज़रूरी है। देश का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सालाना 5 करोड़ नवजात और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता है। भारत के इस विशाल टीकाकरण अभियान की वजह से ही देश से पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म किया जा सका।
इन सफलताओं के बावजूद भारत अपनी वैक्सीन बनाने में पीछे है। विश्व के इस बड़े वैक्सीन उत्पादक को टीकों के शोध और विकास में आगे आने के लिए और सरकारी मदद की जरूरत है। अगर वैक्सीन पर और ज्यादा अकादमिक शोध होना है तो इसके लिए सरकार की ओर से लगातार आर्थिक मदद की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें से तमाम कोशिशें कामयाब नहीं भी हो सकती हैं। शोध में ऐसा ही होता है और इसमें लंबा वक्त लग सकता है। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने भी आवेदन मंगवाए हैं और करीब आधा दर्जन को आर्थिक मदद दी है, पर विशेषज्ञों के मुताबिक सफलता वैश्विक साझेदारी से ही मिलेगी। ये जो महामारी आई हुई है उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में इतना हो रहा है कि इसमें हमें अपना क्या है और बाकी लोगों का क्या है ये देखने के लिए वक्त नहीं है। हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसका लोगों के लिए क्या फायदा होगा ये देखना है, ना कि ये देखे कि हमें इससे प्रॉफिट क्या होगा। विकसित देशों की कोविड-19 वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत का योगदान है उत्पाद की भारी क्षमता, जिससे वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समय से और सस्ते टीके मुहैया करा सकता है। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली। दरअसल आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार कैसे हो, लेकिन ये बने कैसे, जल्द से जल्द इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। देखिए BBC संवाददाता नोमिया इकबाल की ये रिपोर्ट। टीके कृत्रिम रूप से संक्रमण की कॉपी करके बीमारी से बचाव करते हैं। ये असल संक्रमण से पहले इम्यून सिस्टम को उसे पहचानना, याद रखना और बीमारी से लड़ना सिखाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करने, मरीजों को बचाने और कोविड-19 को खत्म करने के लिए हमें टीके की जरूरत है और ये भी जरूरी है कि हम जल्द से जल्द इसे बना लें। 100 से ज्यादा संभावित वैक्सीन पर काम जारी है और कई मानव परीक्षण भी शुरू हो गए हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता इस महामारी को खत्म करने के लिए टीका बनाने में जुटे हैं। कुछ का अनुमान है कि वो सितंबर की शुरुआत तक स्वास्थ्य कर्मियों जैसे हाई रिस्क ग्रुप के लिए टीका तैयार कर लेंगे, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 से पहले सभी के लिए टीके उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, क्योंकि टीके तैयार करने में जुटे शोधकर्ताओं के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि टीका लंबे वक्त तक वायरस से बचाव करने वाला होना चाहिए। इसे कई सेफ्टी टेस्ट भी पास करने होंगे और इसे भारी तादाद में बनाना होगा। संभवतः दुनिया भर में अरबों टीकों की जरूरत होगी। तो जिंदगी बचाने वाले ये टीके तैयार कैसे होंगे? अभी तक टीके बीमारी का कमजोर संस्करण पैदा करके बनाए जाते रहे हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाकर वायरस से आसानी से लड़ सके। ऐसे में अगर भविष्य में वायरस आपको संक्रमित करता है तो आपके पास एंटीबॉडी होती है। सोच ये है कि वायरस के सिर्फ उस हिस्से की प्रतिक्रिया धीमी करनी है जो उसे शरीर की कोशिकाओं में घुसपैठ करने में मदद करता है। एक तरीका ढेर सारी स्पाइक प्रोटीन्स को शरीर में डालना हो सकता है, जिससे शरीर में एंटीबॉडी बने जो वायरस को खत्म कर दे। ये तरीका 2006 में सार्स का टीका बनाते समय अपनाया गया था और कई बड़ी कंपनियों को लगता है कि यही सही रास्ता है। एक और तरीका ये हो सकता है कि शरीर खुद कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन्स के वर्जन तैयार करे। ये तरीका अभी तक किसी सफल टीके को बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इबोला जैसी बीमारियों पर इसका टेस्ट किया जा चुका है। इनमें जो प्रयोग सफल होते हैं उन्हें दुनिया भर में साझा करना भी एक चुनौती होगी। 2006 और 2009 में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के बाद कुछ देशों ने बाकी देशों के मुकाबले पहले टीका हासिल करने की कोशिश की थी। पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर किसी टीके का उत्पादन नहीं हुआ है। अरबों टीके बनाने होंगे और ऐसा तभी हो पाएगा जब देश एक दूसरे की मदद करेंगे। कई देश पहले से शोध और संसाधन साझा कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में इस पर जो बातचीत हुई उसमें अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देश शामिल ही नहीं थे। ऐसे में भविष्य में सबको वैक्सीन मिल पाना संभव नहीं हो सकेगा। तो वायरस को हराने के लिए एक वैक्सीन का सबको इंतजार है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्यों उठ रही है जानवरों का बाजार बंद करने की मांग। जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। ये माना जाता है कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत चीन में वुहान के एक जंगली जानवरों के मार्केट से हुई। शोधकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस जानवरों से इंसान तक पहुंचा कैसे। वहीं जानवरों के इन बाजारों को बंद करने की मांग भी जोर शोर से उठ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कहर के बाद अब दुनिया भर में वन्यजीव व्यापार पर लोगों की कड़ी निगाहें हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस महामारी की शुरुआत वन्य जीवों से हुई थी। इंसानों में वायरस के पहले मामले का पता चलने से पहले ही ये बीमारी जानवरों की अलग अलग प्रजातियों के बीच फैलती चली गई। लेकिन आशंका ये भी है कि इंसानों तक ये वायरस सीधे चमगादड़ों से नहीं, बल्कि किसी अन्य वन्य जीव के माध्यम से पहुंचा है। कोई ऐसा जानवर जो पहले खुद संक्रमित हुआ और फिर वो इंसानों के संपर्क में आया। लेकिन वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि किस जानवर से इंसानों में कोविड-19 आया होगा, या फिर क्या वो जानवर चीन के वन्य जीव बाजार में बिक रहा था या नहीं। इस समय ये पता लगाने के लिए कि ये संक्रमण किस जानवर से फैला होगा, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हो सकता है कि ये कभी पता ही ना चल पाए कि ये वायरस कैसे फैला। लेकिन बड़ी संख्या में जानवरों को गंदी जगहों पर रखना और अलग अलग किस्म के जानवरों को साथ साथ रखना इस तरह के वायरस को फैलने का अनुकूल माहौल देता है। पहले फैली कई बीमारियां किस जानवर से फैली, इसका पता लगा लिया गया था। ऊंट और दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले इस जानवर पाम सीवेट के जरिए संभावित तौर पर मर्स और सार्स संक्रमण इंसानों में फैला था। वैज्ञानिकों को उन जानवरों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण इनसे फैला हो सकता है। इनमें दुर्लभ पैंगोलिन भी शामिल है, जिसकी दुनिया भर में सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है। जानवरों के सभी तरह के व्यापार को बंद करने के लिए कई अभियान चलाए गए। ऐसे में आप क्या करेंगे? दुनिया के कुछ सबसे गरीब मुल्कों को आप दंडित कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में आप अंडरग्राउंड ट्रेड को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में वायरस के जोखिम को रोकने के लिए जंगली जानवरों के व्यापार की निगरानी और बीमारी का टेस्ट करना जरूरी है। इस महामारी ने आखिरकार हमें विकल्पों को तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। और खबर आंध्र प्रदेश से, जहां के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स के प्लांट से जहरीली गैस लीक होने के मामले में पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तक साफ नहीं हो पाया कि इस हादसे की वजह क्या थी। गुरुवार तड़के प्लांट से गैस लीक होने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी संवाददाता दीप्ति बत्तिनी ने घटनास्थल से दूर सिंहाचलम मंदिर के ट्रस्ट के गेस्ट हाउस का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बात की। गांव के लोगों को जहां पे इवैक्यूएट कर दिया गया है, वहां के लोग यहां पे सारे यहां पे कमरों में वही लोग बसे हुए हैं। यहां पे सरकार ने उनके लिए इंतज़ाम किया है कि यहां पे जब तक वहां पे कोई भी केमिकल ट्रेसेस की नामो निशान ना हो, तब तक ये लोग वापस ना जाए अपने गांव तक। पर अभी जो है, जो आसपास के जो 3 किलोमीटर के रेडियस दायरे में जो गांव थे वो लोग जा चुके हैं, पर सिर्फ जो 1 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पे है। जो वेंकटापुरम गांव है, जो एलजी पॉलीमर्स के एकदम बगल में है, वहाँ के लोग अभी भी हैं यहाँ पे। तो उनसे बातचीत करके देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे माहौल था और अभी इनके साथ क्या हो रहा है और किस तरह की परिस्थिति है। పరిస్థితులు తారుమారు అయిపోయి ఉన్నాయి మాకు। మీరు ఏం చేస్తుంటారు? మేము మామూలుగా ఆటో నడుపుతుంటానండి। जो ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर है, वहाँ पे जो एलजी पॉलीमर्स के पास में ही रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। कल सुबह जब 3 बजे के आसपास जब वो इनको लगा कि गैस लीक हो रहा है, तो तुरंत अपने घरों से भागकर बाहर आ गए और वहाँ पे इन्होंने देखा था कि बाकी लोग, काफ़ी लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोगों को रोड पे बेहोश हालत में पड़े हुए भी देखे थे। तो उसी हालत में ये लोग वहाँ से भाग के आ गए और कल कहीं और थे और आज जाकर यहाँ पे यहाँ पे जो है उनको व्यवस्था की गई है। जो सरकार की तरफ से यहाँ पे जो इंतज़ाम किया गया है, उनको खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है, पर अभी तक तो उनको वापस अपने घर जाने की इजाज़त नहीं है। अभी भी सरकार देख रही कि वहाँ पे किस तरह का माहौल है। एलजी पॉलीमर्स का जो गैस चेंबर है, भले ही वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाए, पर वहाँ पे जो अभी भी एक अनस्टेबिलिटी है, तो उसी मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। वाइजैग से दीप्ति बत्तिनी। तो कोरोना वायरस के दौर में ये त्रासदी हुई है और घरों से दूर लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। और ब्रेक के बाद देखिए, लॉकडाउन के बीच भी सोशल मीडिया पर कैसे हो रही है शादी। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। लॉकडाउन के इन दिनों में तकनीक हर काम के लिए सहारा बन रही है। कुछ घर बैठे ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ परिवार और दोस्तों से जुड़ रहे हैं और कुछ ने तो पूरी जिंदगी के लिए खुद को एक दूसरे से जोड़ लिया, वो भी एक ऐप के सहारे। आइए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे जोड़ों से जिन्होंने इंटरनेट पर शादी रचाई। इन शादियों में भी मस्ती और धूम हुई, दोस्त और अपने भी शामिल हुए। लॉकडाउन के दौर में लोग जूम पर कर रहे हैं शादी। हमें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, इसलिए हमने सोचा कि कम से कम हमारी शादी हो जानी चाहिए। हम एक दूसरे से कहते थे कि हम औरों की तरह शादी नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। जब सब हो गया तो बहुत ही अलग सा अनुभव हुआ। कीर्ति और सुशैन की शादी भारत के 2 अलग-अलग शहरों में हुई जहां लॉकडाउन है। रिजॉर्ट बुक था, हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग होनी थी और फिर कोरोना वायरस आया। ऑनलाइन शादी सबके लिए अलग अनुभव था। सभी घर पर बैठे ही नाच गा रहे थे। दरअसल सबने अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। मेरे कजन ने डांस की पूरी तैयारी कर ली थी और लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसे लगभग 16,000 लोगों ने देखा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 18 अप्रैल को मीसा और ब्रैंडन की शादी एक सहकर्मी के ही घर पर हुई। मैं शहर के मशहूर कोर्ट हाउस में अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तमाम कारणों से शादी ऐसे हुई। मैं बहुत खुश हूँ। हमने 4 दिन पहले ही फैसला लिया और फिर जूम पर सारे गेस्ट हमसे जुड़ गए और शादी हो गई। लगभग हर महाद्वीप के लोग थे। मेरे पेरेंट्स जापान में रहते हैं। मेरे पिता की हाल ही में सर्जरी हुई है, इसलिए जूम वेडिंग वरदान साबित हुआ। मुश्किल के बीच खुशियों की राह ढूंढी जा रही है और कुछ ऐसा ही सीरिया में भी हो रहा है, जहां तबाही के बीच जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। तस्वीरें आई सीरिया के अतरेब शहर से, जहां के लोग मिलकर रमजान के दौरान एक साथ इफ्तार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यहां सैनिटाइजेशन भी हुआ। दरअसल पिछले 8 सालों से चल रही जंग में सीरिया लगभग तबाह हो गया और इसके बाशिंदे दरबदर हो गए, पर अब वो वापस आए हैं। इस शहर के भी कुछ लोग वापस आए और इफ्तार के बहाने पहली बार आपस में मिल सके, साथ मिलकर पहली बार खाना खाया। और इन लोगों का कहना है कि बर्बादी के बीच ये लोग अपने शहर में नई उम्मीद की रोशनी लाएंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर।